स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। विधानसभा बागेश्वर में कल होगा मतदान, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां बागेश्वर विधानसभा में 188 पोलिंग बूथों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी झंडी दिखाकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया है। पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री के साथ भी रवाना किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से। ये हमारे टोटल 188 बूथ है। जैसा कि आपको विदित है कि 188 पार्टीज हमें रवाना करनी थी आज, तो हमने सुबह 6 बजे से सभी लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर बुलाया था। 6 बजे से हमारी प्रिपरेशन जो थी पूरी हो गई थी और तब से हमने पार्टी को ईवीएम्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक हमारी 100 पार्टी अपने गंतव्य के लिए मूव कर चुकी हैं। यहाँ पर सभी के लिए पीडीएमएस का जो है रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। सभी का ट्रैकिंग सिस्टम, चाहे वो ऐप बेस्ड ट्रैकिंग है, जीपीएस है, सभी का 100% हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी 88 पार्टीज बची हैं, जो भी आसपास के एरिया की बची हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक हमारी सारी पार्टी यहाँ से हम लोग खाली कर देंगे। तो उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जा चुका है। तो वही आपको बता दें कि बागेश्वर में 188 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में जहां अब बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनतियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और इस दौरान जहां सुरक्षा के लिहाजे से भी सभी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। भारी पुलिस बल भी पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है और ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण निपटे, इसको लेकर के भी सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में 188 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया और ऐसे में जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा और साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक को बदलने की मांग की और चुनाव पर्यवेक्षक पर कांग्रेस को संरक्षण देने और बीजेपी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। तो वही बागेश्वर उपचुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षक पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। तो यहाँ आपको बता दें कि हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ जहां कल उपचुनाव होने, तो वहीं बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर के पत्र भी लिखा है और इस पे आरोप लगाए गए हैं चुनाव पर्यवेक्षक पर कि वो कांग्रेस को संरक्षण दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा बागेश्वर में हारी हुई लड़ाई लड़ रही और जो आरोप उन्होंने पर्यवेक्षक पे लगाए हैं वो भाजपा के गिरे हुए मनोबल का प्रमाण है। सत्यता ये है कि पर्यवेक्षक ने जब शक्ति बरतनी शुरू की और भाजपा खुल करके जिस तरीके से धन बांट रही थी जी, मुझे तो ये भी ज्ञात हुआ है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें 36 लाख रुपया था और उसको पुलिस को कह करके उस गाड़ी को भगा दिया गया और उस पर एक कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, ऐसा मुझे बताया गया है। और तो इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा जो जितना मनमानापन करना चाहती थी उतना है
और अब पर्यवेक्षक को धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं। और जबकि पुलिस की गाड़ियों में शराब पहुंचाने की बात है, पैसा पहुंचाने की बात हो रही है, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रीगणों ने खुद जो है गांव में ले जा करके शराब बंटवाई है। तो ये सारे तथ्य मालूम है। बागेश्वर में सत्ता का नग्न हो रहा है। आपका कहना है कि जिस तरीके से आप साफ तौर पर यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं धन बल का प्रयोग कर रही थी, उसके बाद ही जो है वो एक्शन लेते हुए नजर आए। तो अगर बीजेपी धन बल का प्रयोग कर रही थी या इस तरीके के गलत तरीके से, मतलब आपका कहना है कि पैसे में गाड़ी में पैसे भरे हुए भी पाए गए, इसको लेकर के भी आपने बात कही, तो क्या आपने इस पर कोई एक्शन लिया या आपने भी कोई पत्र लिखा है इसको लेकर के? हमने विरोध प्रकट किया और जिलाधिकारी को विरोध प्रकट किया गया। हमारे लोगों ने, हमारे कैंडिडेट ने विरोध प्रकट किया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव पर्यवेक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और धन बल का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो मॉनसून सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे मॉनसून सत्र को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और ऐसे में जहां 3 दिन का ये मॉनसून सत्र रहने वाला है, इसको लेकर के भी आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके। आज सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। शाम 4:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। देहरादून में कल से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होगा, जिसके लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। इसी को लेकर डीआईजी और एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हैं और ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर की जहां सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। कल से मॉनसून सत्र शुरू होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल जागृति, विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत कल यानी 5 सितंबर से होनी है। वहीं 5 सितंबर से 8 सितंबर तक यानी 3 दिवसीय होगा विधानसभा मानसून सत्र। वहीं मानसून सत्र को लेकर अभी तक पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुल 614 प्रश्न आ चुके हैं। वहीं प्रश्नों के बाद आज वहां पर आज विधानसभा में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी लगातार विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। साथ ही साथ विधानसभा परिसर आने वाली सड़क की भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया और साथ में और अपनी टीम को बताया और वहां के थाना को भी आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सभी वाहनों के भी आने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार यशपाल आज जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आज हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि बागेश्वर उपचुनाव के दिन ही यानी कल यानी 5 तारीख से ही क्यों विधानसभा की बैठक शुरू की, मानसून सत्र की बैठक आहूत की गई। उसके बाद ही उन्होंने दूसरा एक प्रश्न यह भी किया कि मात्र 3 दिवसीय यह कार्यक्रम क्यों किया गया, 3 दिवसीय सत्र का आयोजन क्यों किया गया।
इसी को देखते हुए उन्होंने लगातार प्रश्न किया और साथ ही साथ विपक्षी दल इस बार पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र में आएगा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार विपक्षी दल जो वो आएगी वह उत्तराखंड सुधार की भूमिका में आएगी। कई प्रश्न देंगे जो उत्तराखंड के सुधार की दिशा में काम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं जिस पर वर्तमान सरकार भी ध्यान जानना नहीं दे रही। चाहेंगे, देखिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है जिसमें मॉनसून सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष रणनीति बनाकर बैठा होगा कि किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष को घेरा जाए, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले इस बार मॉनसून सत्र में? जी जागृति, बिल्कुल आज एक महत्वपूर्ण अहम बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा आयोजित की गई है। उसमें 4:30 बजे शाम में यह बैठक आयोजित की गई है। 4:30 बजे सभी कोई आएंगे और यह निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी प्रश्न जो आपने किया, सबसे बड़ी बात है कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। तो कुल 614 प्रश्न आ चुके हैं और इनमें से प्रमुख मुद्दा जो रहेगा वो बेरोजगारी, महंगाई रहेगी और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो व्यवस्था चल रही है जिसमें प्रत्येक दिन स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है पुलिसिंग व्यवस्था को देखा जाएगा और उसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे अनेकों मुद्दे को उठाया जाएगा जिसमें क्यों नहीं उन्हें न्याय मिला जा रहा है, क्यों नहीं वीआईपी गेस्ट का नाम उजागर किया जा रहा है। इस तरीके के अनेकों मुद्दे लेकर के इस बार कांग्रेस जो है वो विधानसभा में आएगी, उतरेगी और वो लगातार विधानसभा को घेरने का प्रयास करेगी। और स्पष्ट रूप से इनका कहना भी है, कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो या तो विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर कहीं भी धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मॉनसून सत्र को लेकर के सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज मॉनसून सत्र को लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो सके उसको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर के इस बार विपक्ष सरकार का घेराव करेगा। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा जिसको लेकर सरकार अपनी तैयारियों में लगी है। एक और सरकार विदेशों से आने वाले निवेशकों को लुभाने के लिए 62 करोड़ रुपए शहर को संवारने पर खर्च करेगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि 2018 का जो इन्वेस्टर समिट था उसके क्या रिजल्ट आपके सामने आए, कितना काम आपने उसमें किया, कितनी इंडस्ट्री आपकी उसमें लगी, कितने इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पर आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, पर कैपिटा इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई। इस चीज़ की तरफ तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार तो इवेंट आयोजित करने में मस्त है। एक इवेंट ये भी आयोजित करेंगे, 250 करोड़ के लगभग की बात कर रहे हैं वो, लेकिन कितना उसमें से आप धरातल में उतार पाएंगे ये देखने की बात है। अभी तक सरकार ने यही तय नहीं किया कि कहाँ आप जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको कहाँ ज़मीन दोगे आप। हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि हरक सिंह रावत भाजपा में मंत्री रहने के दौरान कुछ गलत कर रहे थे तो उस समय मामले की जांच क्यों नहीं हुई। अब जब वो कांग्रेस में है तो सब कुछ सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जिन विषयों पर ये छापेमारी हो रही है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये सारी चीज़ें जो है भाजपा के कार्यकाल की हैं और यदि कुछ अनियमितताएं थी और इतने धन खर्च हुआ है, वो धन खर्च गलत हुआ था या उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था, तो वित्त मंत्री क्या कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। यदि आखिर वित्त मंत्री ने भी तो देखा होगा, आखिर मुख्यमंत्री ने भी देखा होगा, तो आज वो कांग्रेस में आ गए तो उनके साथ ये सब चीज़ें गड़बड़े।
चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रदेश के इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने का फैसला लिया है। इसके तहत बीजेपी पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों का आभार जताएगी और इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की सफलता के लिए पार्टी पंचायत स्तर पर आभार कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसके लिए सभी निगमों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हल्द्वानी में पिछले 8 महीने से वन प्रभाग के 5 रेंजों में तैनात संविदा कर्मियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों में खासी नाराजगी है। इसी कड़ी में संविदा कर्मियों ने वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 8 महीने वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला यही है कि सर हमको तनख्वाह नहीं मिली है 8 महीने से और हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के आए हैं। कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ हम हैं और हमने त्यौहार भी नहीं बनाया, बिगड़ त्यौहार बनाए इधर को आगे, क्योंकि हमारे पास खर्चा नहीं था, तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे बनाएंगे त्यौहार जब पैसा नहीं है तो क्या है। ये मामला जो है वेतन पे संबंधित मामला है और हमारे सारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई लोग जितने भी हैं, माताएं हमारी जितने भी हैं, ये लोग 8 माह से इनको वेतन नहीं दिया गया है। 8 माह कम नहीं होता है, जिससे अपने घर की परिस्थितियाँ, बच्चों के लिए राशन, स्कूल की फीस, खाना पानी ये देना इनको बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे अधिकारी जो भी हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ज्ञापन कितनी बार दे दिया, CF साहब को दे दिया, ऑफ साहब को दे दिया, देहरादून तक का दे दिया। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए शासन भी सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वही जिला अस्पताल की इमरजेंसी की हालातों को देखकर स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही जब स्वास्थ्य सचिव ने सेंट्रल पैथोलॉजी का निरीक्षण करना चाहा तो उन्हें लैब का ताला बंद मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल रूम खोला है, जो ITDA के जो ऑफिस है जहाँ पे कंट्रोल खोला है, उसको मैंने 104 के साथ संबंध में एस्टैब्लिश करने के लिए भी बताया गया है मेरे द्वारा। जो 104 का जो हमारा कंट्रोल रूम है NHM ऑफिस में, उसके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा और हम इंश्योर करेंगे कि टाइम पे मीडिया को हम लोग रिपोर्ट देते रहें। और कुछ इश्यूज अभी फिलहाल रेस किए गए मीडिया साथियों द्वारा कि पूरे स्टेट का रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा करके, तो उसको भी जो है हम लोग रेगुलरली उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास हर रोज़ की रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स एडमिटेड हैं, प्राइवेट में कितने एडमिटेड हैं, डिस्ट्रिक्ट वार कितने लोग एडमिटेड हैं और कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने लोग जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसकी पूरी सूचना हमारे पास उपलब्ध है।